तो सब लोग रेडी हैं? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको हमने ये नाम क्यों दिया है? इसका ये सेकेंड नाम, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको क्यों ना ऐसा नाम दिया गया ये मैं आपको इस टॉपिक में आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लो कि इसका दो नाम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको शॉर्ट में हम लोग ELF भी बोलते हैं, ELF और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं। आखिर हमको ऐसा क्या मेरे को नीड हुआ, जरूरत पड़ा कि हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना पड़ा। तो देखिए, हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने वहां आपको कहा था ना कि अगर आपको किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है तो हमारे पास तीन तरीका है। सबसे पहला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जान के, जो हमने पढ़ा था, जिसको हम लोग ई से लिखते थे। बाद में हमने, अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो हमने बोला था क्या, कि आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान के भी उस रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर सकते हो। तो हमने वो भी स्टडी कर लिया था, जिसको हमने भी से लिखा था। और थर्ड पॉइंट जो हमने वहां लिखा था कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है तो एक तरीका और है। वो थर्ड वाला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करके। मतलब कि आपको अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है तो आप उस रीजन के किसी पॉइंट पे भी फील्ड के नेचर के बारे में आप बहुत सारी बातें बता सकते हो। तो देखो, वही थर्ड पॉइंट जो था अपना, वहां अभी वो आया है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये क्यों होता है, तो ये इसके होने का जो कारण क्या है, ताकि हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर पाए। अब देखो, हमने जो आपको अभी जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, हमने ये जो 4 पॉइंट लिखा है ना, ये चारों इसका कुछ होता है खासियत, ये इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये होते हैं इमेजिनरी, ये एक्चुअल में होते नहीं हैं। ये एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट होते नहीं हैं, ये आपको दिखते नहीं हैं। ये साइंटिस्ट ने बस एक तरीका खोजा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए कोई और तरीका हो सकता है क्या। तो तो उन्होंने फाइनली एक एक मेथड निकाला, एक तरीका निकाला कि आप डायग्राम बना के, मतलब कि डायग्रामेटिकली, पिक्चोरियली आप फील्ड के बारे में स्टडी कर सकते हो। और वो तरीका से आपका वहां से उत्पन्न हुआ, या फिर वहां से आप बोल सकते हो कि वहां से आइडिया हुआ, किसका जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो ये कोई लाइंस ऐसा होता नहीं है, दे आर इमेजिनरी लाइंस, बस हम लोग मानते हैं, ये हमारे मन का क्या बोलते हैं, वहम है, ठीक है ना, कि ऐसा कोई चीज होता नहीं है, बस हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ ऐसा लाइंस होगा, ये अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो इसका कुछ ऐसा लाइंस होगा। और फिर हम लोग वो लाइन ड्रॉ करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइन एक्चुअल में होते नहीं है, ये साइंटिस्ट ने एक जस्ट थ्योरेटिकली तरीका खोजा है स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर से, तो चलिए, तो अब हम लोग इसके बारे में, इसके जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी इसके नेचर हैं, वो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे कुछ बात, वही आपका कि क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ पिक्चोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्जेस। मतलब ये एक डायग्राम बना के तरीका होता है जिससे आप फील्ड के नेचर के बारे में स्टडी कर पाओगे, ठीक है ना। फिर हमने लिखा कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ड्रॉन in such a way that the tangent to it at any point gives the direction of net electric field at that point। देखिए, ये फील्ड लाइंस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको किसी रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया है, देखिए ये जो फील्ड लाइंस होता है ना, ये जस्ट एक कर्व होता है। कर्व ये आपका, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और भी आपका एक कर्व भी, मतलब किसी और शेप का भी हो सकता है। तो जस्ट ये आपका एक पाथ होता है, एक आपका क्या बोलोगे आप, लाइन या कुछ ऐसा कर्व एक होता है, ठीक है ना। तो और आपको मान लो कि ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या, कि आपको अगर किसी पॉइंट पे नेट फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप जस्ट उस फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। वो मैं आपको आगे
बताऊंगा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल आप ये बस ऐसा सुन लो। तो चलो नेक्स्ट हम लोग इसका करते हैं क्या, इसका टॉपिक करते हैं इसका प्रॉपर्टीज। देखो तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखा है, ये 1 2 3 और ये इधर चौथा इधर है, ठीक है ना। और भी इसका आएगा तो हम लोग अभी आगे कर लेंगे। अभी आप ये 4 देखो। देखो तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। जो मैंने आपको कहानी सुनाया अभी, आपने कहानी सुना भी तो क्यों होता है इसको क्यों हमने बोला इमेजिनरी, इसका कहानी मैंने अभी आपको सुनाया था। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको याद रखना। और आगे मैं आपको ये डायग्राम से दिखाऊंगा भी कि इसका मतलब क्या हुआ। तो फिलहाल आप ये बस पढ़ लो, मैं डायग्राम एक साथ सबका वो करूंगा, ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। ये खत्म होता है, ये एंड होता है कहाँ पे, ये एंड होता है एट निगेटिव चार्ज और फिर एट इन्फिनिटी। कहाँ होगा तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड या फिर टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज या फिर एट इन्फिनिटी, ठीक है। वो जाके खत्म होगा इन्फिनिटी पे, पक्का। चलो थर्ड पॉइंट देखो क्या है कि टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। जो मैंने आपको पहले ही बोला था क्या कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है तो उसके किसी भी पॉइंट पे आपको अगर नेट फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। देखो इसका मतलब क्या हुआ वो मैं अभी आपको जा रहा हूँ बताने। जैसे मान लो कि ये हमको दिया हुआ है, ये देखो दिस इज, ये हमको दिया है ELF। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको दिया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ऐसा कुछ है, ये आपका कर्व ये ऐसा बना है, ठीक है ना। इस पे हमने 2 पॉइंट लिया है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। हमने इस पे 2 पॉइंट लिया है, ठीक है ना। अच्छा और फिर देखो इस फील्ड लाइंस में एक हमको शो किया है एरो, देखना हमेशा तुम ध्यान देना एरो का। तो ये मेरा शो कर रहा है एरो, मतलब क्या कि मेरा जो फील्ड है ना वो फील्ड इस तरफ कहीं, मतलब कि वो कहीं इस तरफ किया है, मतलब कि राइट साइड में वो कर रहा है ट्रेवल मेरा फील्ड, पक्का। तो देखो मान लो कि हमको पॉइंट ए पे शो करना है नेट फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या होगा कि पॉइंट ए पे हमको ड्रॉ करना होगा टेंजेंट। तो देखो हमने ये पॉइंट ए पे ड्रॉ किया है टेंजेंट, पक्का ना। ये हमने पॉइंट ए पे ड्रॉ किया है टेंजेंट। अब देखो जिस तरफ आपको दिया होगा एरो, फील्ड लाइंस में जिस तरफ एरो होगा उस तरफ ही आपको भी यहाँ पे टेंजेंट का एरो भी आपको उस तरफ ही देना पड़ेगा। मतलब देखो ये हमने सामने की तरफ दिया एरो, मतलब इस पॉइंट ए पे नेट फील्ड कहीं इस तरफ आ रहा था। तो यही हमने इस थर्ड पॉइंट में लिखा है कि किसी भी पॉइंट पे आपको नेट फील्ड का अगर फाइंड करना हो क्या डायरेक्शन, तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना, पक्का। अब देखो मान लो कि हमको फाइंड करना है इस पॉइंट बी पे नेट फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या आएगा, फिर से हम लोग नेट पॉइंट बी पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहाँ ड्रॉ करेंगे, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ये आपका हो जाएगा पॉइंट बी पे नेट फील्ड, ये हुआ आपके पॉइंट बी पे नेट फील्ड का डायरेक्शन, पक्का ना। सबको सबने सबको ये बात पहले समझ में आया ना कि कैसे हम लोग टेंजेंट से फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। देखो ये आपका हमने जो थर्ड पॉइंट था वो हमने ये सीख लिया कि टेंजेंट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्का ना, पक्का। चलो अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। देखो फोर्थ पॉइंट पे सब लोग दो स्टार, इसको हमने 2 स्टार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे वाले टॉपिक में यूज भी इसका आने वाला है, इसलिए आप इसको 2 स्टार मार्क। देखो क्या है पॉइंट कि दीज लाइंस का मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। दीज लाइंस आर सो ड्रॉन, मतलब कि ये ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं दैट देयर नंबर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ लोग ये बोलेगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, सुनने में तो मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, चाप लेने का कोई जरूरत नहीं है, चाप नहीं लेने का फिर बिल्कुल। चलो तो मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ। क्या है पॉइंट कि द लाइंस आर सो ड्रॉन दैट देयर नंबर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ ना कि जिस रीजन में
मतलब देखिए कि छोटे से एरिया में अगर आपको फील्ड लाइंस दिख रहा है ज़्यादा, तो मतलब कि वहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मतलब कि आप इन नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पे क्या है, जहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है, कहाँ पे है, जहाँ पे फील्ड लाइन क्राउडेड है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग था। और जहाँ पे फील्ड लाइन क्या है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पे है, वहाँ पे आपका फील्ड क्या है, वहाँ पे फील्ड आपका वीक है। है समझ में ना? तो क्या कि क्राउडेड फील्ड लाइंस मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जहाँ पे डिस्टेंस हो वहाँ पे वीक फील्ड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमने ये कहीं फील्ड लाइंस बनाया हुआ है, ये हमने कहीं फील्ड लाइंस ऐसे बनाया हुआ है, पक्का ना, ये हमने बनाया फील्ड लाइंस, ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हमने दो पॉइंट लिया है, देखिए एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। मैं आपसे पूछूं कि कौन से पॉइंट पे फील्ड स्ट्रांग है, बोलो कौन से पॉइंट पे फील्ड स्ट्रांग है? पक्का कहाँ होगा, ए पे फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि देखो क्या है, एट पॉइंट ए क्या है तुम्हारा, फील्ड लाइंस आर वेरी डेंसर। क्या है, फील्ड लाइंस आर वेरी डेंस। और वही हमने सीखा है क्या, कि जहां भी क्या हो आपका, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाए, मतलब कि कम एरिया में जितना ज्यादा फील्ड हो, वहां पे फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। पक्का मतलब क्या होगा, कि फील्ड एट ए इज मोर देन या स्ट्रॉन्गर देन फील्ड एट पॉइंट बी। पक्का ये पॉइंट सबको है समझ में ना? जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए तो अपना फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो मैंने चार पॉइंट हमने सीख लिया था ना, अभी हम लोग आ गए हैं पांचवे पे। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका क्या है रीजन, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन at a given point direction of net electric field will not be unique and this is not possible। मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ कि किसी भी, कि देखो क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो, मान लेते हैं कि अगर ये दो फील्ड लाइन है, पहला और दूसरा, इसने मान लीजिए कि इस पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट किया है, अब क्या होगा कि इस पॉइंट ए पे इस दो फील्ड के लिए क्या होगा, दो डिफरेंट होगा टेंजेंट। देखो तो इस ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए कहीं नहीं ना, इस कर्व ए के लिए आएगा टेंजेंट इस तरफ, और ये जो आपका, सॉरी, कर्व वन के लिए ये हमने लिखा है ई ए, कहीं आएगा इस तरफ, और ये जो आपका कर्व टू था, इसका कहाँ आएगा, इसका कहीं टेंजेंट आपका आएगा, देखिए पॉइंट पे ए पे इस तरफ। इसका मतलब क्या, कि इस एक पॉइंट पे क्या आ गया है, इस एक पॉइंट पे दो डिफरेंट आ गया है टेंजेंट, इस एक पॉइंट पे दो आ गया डिफरेंट टेंजेंट, मतलब क्या, कि दो, कि ये शो करेगा दो डिफरेंट फील्ड का डायरेक्शन। अब आप बोलो कि क्या किसी एक पॉइंट पे दो डिफरेंट फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है क्या, नेट फील्ड का? देखो हम बात कर रहे हैं नेट फील्ड का, कि किसी एक पॉइंट पे नेट फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो सकता है, वो किसी दो तरफ नहीं हो सकता है। मैं फिर से बोलूं, देखो मैं बात कर रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो किसी एक पॉइंट पे नेट फील्ड तुम्हारा किसी एक तरफ ही हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेगा, मतलब वो दो नेट फील्ड का शो करेंगे डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इसलिए दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पक्का। तो आपको अगर कहीं पे इंटरसेक्ट दिख रहा है तो मतलब वो फील्ड लाइन गलत है। समझ में आया ना? ये पॉइंट हो गया। चलो देखो तो छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। देखो फिर से क्या हुआ कि ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। देखिए अब क्यों फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते हैं, तो देखो हमने क्या सीखा कि क्या होता है कि फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज और एट इन्फिनिटी। और मान लो कि अगर ये फील्ड लाइन सर्कल हुआ है, क्या हुआ है, अगर ये फील्ड लाइन सर्कल हुआ है, इसका मतलब क्या, कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था हम वो एंड भी उसी पॉइंट पे हो गया है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज हो उसी पॉइंट पे क्या हो, मतलब कि वहीं पे आपका माइनस चार्ज भी हो, ये कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा होता है मोनोपोल, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो वहां से स्टार्ट ही होगा, अगर निगेटिव है तो वहां पे एंड ही होगा। ऐसा कोई, मतलब कि कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी हो नेट, और जिसपे नेट निगेटिव चार्ज भी हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है।
मतलब कि या तो पॉजिटिव चार्ज है बॉडी पे या तो उस पे चार्ज है निगेटिव, मतलब या तो यहाँ से स्टार्ट करेगा या तो यहाँ पे एंड करेगा। तो और अगर उसने सर्कुलर लूप फॉर्म किया है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड किया था, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए आप ये फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो अगर कहीं फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म किया मतलब वो गलत है। और देखो, इसको इसको एक्सप्लेन करने का एक एक तरीका और है। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन एज, if the electric lines of force forms closed loop, then conservative nature of electric force will no longer remains valid। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है तो फिर क्या होगा कि आप अगर उस फील्ड में आप अगर एक क्लोज लूप में घूम जाओ तो भी आपका वर्क डन जीरो नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप अगर एक क्लोज लूप फॉर्म की हो तो पक्का वर्क डन जीरो होना पड़ेगा। और ये जो आपका फोर्स होता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं हुआ है मतलब कि वो कंजर्वेटिव नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर कंजर्वेटिव नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है मतलब ये पॉइंट आपका गलत है ना। तो इसलिए क्या होगा कि आपका कभी भी फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ऐसा आपको बताया गया है। तो आप इसको याद रखना पक्का। तो पॉइंट 6 हो गया। चलो तब आते हैं पॉइंट 7 पे। द नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो चार्ज है, मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्ज है, एक 1 माइक्रोकूलम का और एक -1 माइक्रोकूलम का। तो हमने क्या सीखा है कि लाइंस क्या होता है, लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लाइंस क्या होता है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एंड लाइन क्या होता है एंड टू निगेटिव चार्ज, लाइन क्या होता है एंड होता है निगेटिव चार्ज पे। और पॉइंट 7 के अनुसार क्या होता होगा कि जो फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो स्टार्ट हो रहा है या फिर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो टर्मिनेट हो रहा है या एंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर इन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो यहाँ पे है भी, इस पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ से दो फील्ड आपने स्टार्ट होता हुआ दिखा रहे हो ना, तो आपको इस -1 वाले पे भी दो दो फील्ड लाइंस ही आपको एंटर करता हुआ दिखाना होगा। मतलब कि आपने अगर यहाँ पे 2 शो कर दिया है और इसमें आपने अगर 3 शो कर दिया है तो आपका फिर गलत हो जाएगा। अगर सेम चार्ज तो सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको दिखना पड़ेगा, पक्का ना। अब मान लो कि हमने हमने शो किया ऐसा कि एक मेरे पास चार्ज है +1 माइक्रोकूलम का और एक मान लो है मेरे पास +4 माइक्रोकूलम का। तब क्या होगा, देखो इसका चार्ज क्या है कि इसका चार्ज इसके 4 टाइम्स है, मतलब कि इस पे फील्ड लाइंस भी होना चाहिए 4 टाइम्स। मतलब कि आपने अगर यहाँ पे एक फील्ड लाइन शो किया है तो आपको इसमें 4 ठो फील्ड लाइंस, सॉरी चार्ज तो कैसा है पॉजिटिव है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होगा स्टार्ट होगा ना, मतलब यहाँ से आपको 4 ठो फील्ड लाइंस यहाँ से निकलता हुआ आपको शो करना होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फील्ड लाइंस, यही आपका पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है, पक्का ना। तो सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर कहीं फील्ड लाइंस डबल है तो उसका चार्ज क्या था, डबल था। सबको ये बात समझ में आई ना। तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। चलो नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 8। देखो तो पॉइंट 8 क्या है कि देयर इज नो फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, देयर इज नो फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। देखिए इस पे आप दे दो 3 स्टार पॉइंट। देखो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं, इस पे हम लोग अभी आगे चल के इस चैप्टर में हम लोग इस पे पीएचडी करेंगे। इस टॉपिक में नहीं, इस पे हम लोग लेकिन आगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में इस खाली ये पॉइंट बहुत ही बड़ा तांडव मचाने वाला है, ये पॉइंट 8। और ये बहुत सॉलिड पॉइंट भी है, तो आप इसको ध्यान रखना, ये फ्यूचर में आपसे टकराने वाला है, ठीक है ना। तो सब लोग इसको अच्छे से ध्यान रखना। अभी बस इतना जान लो कि इनसाइड द कंडक्टर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होता है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बातें क्या है कैसे है मैं आपको सब अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में आगे फिलहाल आप इसको बस अभी जान लो ऐसा, ठीक है ना, कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है मतलब वहां पर फील्ड लाइंस भी नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि मतलब अब्सेंस ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, पक्का ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। चलो तब आते हैं पॉइंट 9 पे। पॉइंट 9 क्या है कि इन अ यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड।
मतलब क्या कि अगर किसी रीजियन में आपका फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पे फील्ड लाइंस कैसा होगा, देखो ये हम बना रहे हैं यहाँ पे फील्ड लाइंस। यहाँ फील्ड लाइंस कैसा होगा, एक स्ट्रेट होगा और क्या होगा, और एक दूसरे के पैरेलल होगा और इक्वली स्पेस भी होगा। देखो अगर ये स्पेस ए था तो ये भी स्पेस ए ही होगा। तो ये आपका शो कर रहा है यूनिफॉर्म फील्ड। तो कहीं आपको अगर ऐसा दिख जाए क्वेश्चन में, ऐसा स्ट्रेट लाइन कि फील्ड लाइंस मेरा शो किया है विद स्ट्रेट एंड पैरेलल, तो वहां फील्ड क्या था, वहां फील्ड यूनिफॉर्म था। पक्का ना। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तब वो कर्व होगा, या तो कर्व होगा या तो फिर वो पैरेलल और इक्वली स्पेस लाइन नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमने कहीं लाइन ऐसे शो किया है, देखो ऐसा, तो यही मेरा शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्योंकि देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड इक्वली स्पेस, मतलब दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये कैसा है, ये आपको शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। पक्का ना। तो ये सब बातें आप लिख भी सकते हो। और ये आपका शो कर रहा है, ये देखो मैं फिर से यहाँ, ये आपका जो शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है यूनिफॉर्म फील्ड। पक्का ना। तो तो फील्ड कब होगा, अगर यूनिफॉर्म है तो वो लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, पैरेलल एंड इक्वली डिस्प्लेस्ड और इक्वली स्पेस्ड और आपका स्ट्रेट होगा। पक्का। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। देखो ये पॉइंट नंबर 10 भी आप याद रखना, क्योंकि ये भी आपका कंडक्टर से ही रिलेटेड है। कंडक्टर पे हम अभी कोई भी चर्चा नहीं की है, लेकिन इस चैप्टर में अच्छे से इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये पॉइंट बस याद रखना, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आगे हमको स्टडी करने में आसानी होगी। तो देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कंडक्टर है तो फील्ड लाइंस क्या होगा, हमेशा उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही आपका फील्ड लाइंस आने वाला है। तो कंडक्टर के बारे में यहाँ पे दो पॉइंट आया। एक क्या कि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड लाइंस इज जीरो एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर फील्ड लाइंस आर नॉर्मल। पक्का ना। ये 10 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये आपको रट्टा मार लेना है, इसमें कोई ये ऐसा वो नहीं है। बस आप एक बार अगर आप अच्छे से सुन लियो तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई चाप की बात नहीं है। अब चलिए, हमने फील्ड लाइंस के बारे में सारा उसका कैसा होता है नेचर हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हम लोग जा रहे हैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने। चलिए, तो ये हमने कुछ लिया है एग्जाम्पल्स और हमने उसका फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने लिया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्या लिया हमने, हमने लिया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मतलब एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है जिसका नेचर है पॉजिटिव और उसके आसपास और कोई चार्ज नहीं, ये अकेला है। तो देखो क्या है कि हमने क्या सीखा है कि लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ना। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ से लाइंस क्या हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा। और देखो क्या है कि और मैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि लाइंस क्या हुआ है, इस देखो इस चार्ज से सब क्या हुआ है, सब इस चार्ज से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, सब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इससे अवे जा रहा है। पक्का। और ध्यान से देखो, मैं तुमसे पूछूं कि आप इस फील्ड लाइंस को देख के आप बताओ कि क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है। नहीं, ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। आपको भले ही क्या हो रहा है कि आपको भले ही आपको स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल और इक्वली स्पेस नहीं है। तो ये मेरा फील्ड क्या है, फील्ड मेरा यूनिफॉर्म नहीं है। और हमको पता भी है कि पॉइंट चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसके अलावा आसपास कोई चार्ज नहीं रहे, तो इसका फील्ड लाइन देखो ऐसा होता है। ये आप इसको याद रखना। अच्छा देखो, ये क्या है, ये है सिमिलर। ये है सिमिलर कि अगर मेरे पास एक लाइट सोर्स है, क्या है, ये देखो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन में मैं ये यूज करूंगा समझाने के लिए कि क्या होता है कि पॉइंट चार्ज का जो फील्ड लाइंस होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि आप मान लो कि आपके पास एक कोई ऐसा एक बहुत छोटा क्या है, ऐसा एक लाइट का सोर्स है, तो वहां से जो लाइट निकलता है ना, वो भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि वो हर तरफ ऐसे वो लाइट फैलाता है अपने। तो पॉइंट चार्ज का जो होता है फील्ड लाइंस, वो होता है सिमिलर टू द जो आपका एक पॉइंट लाइट सोर्स के चलते। पक्का ना। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो, तो सेकेंड केस में हमने लिया है निगेटिव पॉइंट चार्ज। तो देखो, हमने क्या सीखा है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, और एंड होता है एट निगेटिव चार्ज या फिर एट इन्फिनिटी। मतलब क्या कि देखो फील्ड लाइन का क्या शेप सेम आएगा, लेकिन जस्ट अंदर क्या आ जाएगा कि यहाँ पे स्टार्ट किया था
और यहाँ पे कर रहा होगा एंटर। तो देखो हमने वही शो किया कि यहाँ क्या होगा, ये जो आपका माइनस चार्ज है उस पर फील्ड लाइंस आपका एंड कर रहा होगा या फिर वो टर्मिनेट कर रहा होगा। तो मैंने वही देखो यहाँ शो किया है, शेप सेम है लेकिन क्या बस वहाँ पे एरो का डायरेक्शन चेंज कर गया है। और एक बात और ध्यान से देखना कि हमने यहाँ चार्ज लिया था प्लस क्यू, यहाँ हमने चार्ज लिया है माइनस क्यू, हमने बस नेचर चेंज किया है, वैल्यू सेम रखा है। तो अगर वैल्यू सेम रखा है तो आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी सेम रखना होगा। देखो तो यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी लाइंस 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, यहाँ भी 8 लाइंस ही हैं। तो ये बात का आप लोग ख्याल रखना कि इक्वल मैग्नीट्यूड तो इक्वल लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा ध्यान से देखो, तो हमने लिया है, ये मान लो कि हम जा रहे हैं बात करने इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का। तो मतलब कि अगर हमको इस पॉइंट पी पे फील्ड का फाइंड करना हो डायरेक्शन, तो क्या होता है ही ना कि टेंजेंट के अलोंग, और देखो और लाइन जहाँ था लाइन था अवे, तो क्या होगा यहाँ पे फील्ड होगा इस तरफ, पक्का ना। अगर मान लो हम मैं इसको पॉइंट पी बोलूँ, यहाँ फील्ड क्या होगा, यहाँ फील्ड होगा इस तरफ, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, यहाँ फील्ड होगा इस तरफ, यहाँ फील्ड होगा फिर ऐसे ही यहाँ पे इस तरफ, यही ना। देखो ये रहा हर पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे फील्ड होगा इस तरफ। तो क्या हो रहा है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड कहाँ होता है हमेशा, उस पॉइंट पे हमेशा उससे रेडियली आउटवर्ड होता है। कहाँ होता है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, पक्का ना। तो ये आप लोग इसको याद रखना। और ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, तो इसका फील्ड कहाँ है, कहाँ है किसी पॉइंट पे, हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पक्का। अब देखो तो हमने पॉइंट सी लिया है, देखो तो जो हमने सी नंबर में क्या लिया है, हमने सी नंबर में 2 चार्ज लिया है, मतलब कि अब ये मेरा चार्ज अकेला नहीं रह गया है। मतलब कि अब क्या होगा, अब इसके चलते जो फील्ड लाइंस बनने वाला है वो क्या होगा, वो कुछ चेंज करेगा, क्योंकि आप अगर 2 चार्ज लेके आए हो करीब, तो उनके चलते जो नेट फील्ड होता है वो एक चार्ज के फील्ड वाले से क्या होता है, तो वो अलग होता है ना। तो अगर फील्ड चेंज किया तो आपका फील्ड लाइंस भी चेंज कर जाएगा। तो देखो अगर आपके पास 2 सेम नेचर के चार्ज हैं, 2 सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, तो उनका फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस कैसा है, यहाँ पे फील्ड लाइंस आर रिपल्सिव, कैसा है, फील्ड लाइंस आर रिपल्सिव। और देखो तो इस इन दोनों के बीच में, कहाँ पे, इन दोनों के बीच में, तो देखो तो हमने क्या बोला कि इन दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे, यहाँ देखो फील्ड लाइंस अब्सेंट है ना, क्या है, फील्ड लाइंस अब्सेंट है, मतलब क्या कि इस मिड पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और हमको पता भी है कि आपके पास अगर 2 सिमिलर चार्ज नेचर वाले चार्ज है तो क्या होता है, तो उनके मिड पॉइंट पे आपका फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो यहाँ मिड पॉइंट पे फील्ड जीरो था, इसलिए यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस था ही नहीं। सिमिलरली देखो तो यहाँ भी क्या है, देखो तो यहाँ पे हमने 2 लिया है, क्या यहाँ पे हमने 2 लिया है नेगेटिव चार्ज, इस नंबर सी में हमने लिया था 2 लिया था पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या हो गया, नंबर डी में भी फील्ड लाइंस का आपका शेप चेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने चार्ज लिया है सिमिलर नेचर का। बस क्या आएगा, बस बस डिफरेंस इतना ही आएगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चार्ज था पॉजिटिव, तो क्या हुआ था कि दोनों चार्ज से फील्ड लाइंस स्टार्ट किया था। और यहाँ पे चार्ज कैसा है, यहाँ पे दोनों चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ पे फील्ड लाइन क्या हो रहा है, यहाँ पे फील्ड लाइन एंटर कर रहा है। बस इतना ही डिफरेंस आपका आएगा पार्ट सी और पार्ट डी में, पक्का ना। अब देखो इसके इसके अलावा एक खास बात और, हमने नंबर सी में दोनों चार्ज दिया है प्लस क्यू, मतलब उन दोनों का क्या सेम है, उन दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड। तो जितना नंबर ऑफ लाइंस फोर्स होगा आपका पहले चार्ज में, उतना ही आपका सेकंड में भी होगा, आप काउंट भी कर सकते हो, पक्का। तो आप लोग ये बातें याद रखना। अब मैं जा रहा हूँ नंबर ई में करने ड्रॉ, जहाँ पे एक पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव। देखिए तो ये है फील्ड लाइंस ऑफ डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, और दोनों का सेम होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखना, ये आपके एग्जाम में आता भी है कि ड्रॉ फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है निगेटिव, तो क्या होगा, फील्ड लाइन स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और फील्ड लाइन क्या होगा, एंटर होगा कहाँ पे, निगेटिव पे। तो देखो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और कैसा है कि अगर हमने डाइपोल लिया मतलब क्या होगा, दोनों चार्ज का सेम होने वाला है मैग्नीट्यूड, मतलब कि पॉजिटिव वाले से जितना फील्ड लाइन स्टार्ट होगा या निकलेगा, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन आपका माइनस वाले चार्ज पे एंटर करेगा या टर्मिनेट भी होगा। तो देखो जितना पॉजिटिव चार्ज से हमने निकाला है, सारा का सारा फील्ड लाइन हमने माइनस वाले पे एंटर भी किया है। तो आप इस सब बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक खास बात और देखो, तो हमने जो ये 2 लाइन और ये 2 लाइन और ये एक लाइन, फिर यहाँ पे ये 2 लाइन और ये एक लाइन और ये 2, ठीक है ना, इसको हमने मतलब कि ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ तक शो नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत दूर से कहीं घूम के आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये कुछ ऐसे गया होगा, ऐसे कुछ घूम के यहाँ पे एंटर कर रहा है,
फिर ये वाला कुछ ऐसे जाके यहाँ से घूम के कुछ ऐसा जो भी आपका यहाँ पे एंटर कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको ऐसे शो नहीं किया, पक्का ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का, ये बस आप इसको हटा दो। तो आपको अगर डाइपोल का है ड्रॉ करने तो बस आप इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ कि ध्यान दो कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बनाया था या जब हमने बनाया था फील्ड लाइंस ऑफ किसका नेगेटिव चार्ज, तो क्या था, देखो हमने फील्ड लाइंस ऐसे शो किया था, यही था ना। देखो तो इसमें हमने जो फील्ड लाइंस था ना वो हमने इस चार्ज में टच नहीं किया था, यहाँ भी सेम केस किया था हमने, यहाँ भी हमने टच नहीं किया था, यहाँ भी हमने टच नहीं किया था। इसका बहुत ही अच्छा रीजन होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, किसी भी चार्ज के चलते ना उसके अपने वाले पॉइंट पे फील्ड डिफाइन ही नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर फील्ड उसका डिफाइन ही नहीं है, मतलब कि आप इससे टच करके आप फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस करके ही रखा था, ठीक है ना। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना। चलो, तो ये हमने फील्ड लाइंस कैसे होते हैं शेप उनका हमने सीख लिया है, ठीक है ना। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, पक्का। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग सभी क्वेश्चंस को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। सारा क्वेश्चन ही बहुत ही इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। तो सब लोग जल्दी से एकदम ऑनेस्टली, पक्का मेरे से सब लोग करो, प्रॉमिस कि सब लोग वीडियो को पॉज करके तुम लोग देखोगे, ठीक है ना। खुद से एक बार ट्राई करो ताकि तुम्हारा कंसेप्ट तुमको क्लियर होगा, बिल्ड होगा, वो जरूरी है, ठीक है ना। तो सबने चेक किया, सॉल्व किया सबने। चलो अब अपना आंसर चेक करो। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज यूनिफॉर्म, इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बताओ आपका आंसर क्या आया था, बोलो क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। बोलो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो इसके फील्ड लाइंस के, क्योंकि इसका फील्ड लाइंस क्या था, इसका फील्ड लाइंस पैरेलल और यूनिफॉर्म नहीं थे, पैरेलल और इक्वली स्पेस नहीं था। क्या था, सॉरी यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, क्या था कि पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस मेरा पैरेलल और इक्वली स्पेस नहीं था। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि उसका फील्ड क्या था, फील्ड उसका यूनिफॉर्म नहीं होगा। अरे यहाँ ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, कुछ ऐसा होगा ये, पक्का ना। तो आप इससे भी ये आंसर बोल सकते हो, या फिर हमको पता है कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा कि अगर आर चेंज करेगा तो फील्ड का वैल्यू चेंज करेगा। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, पक्का ना। चलिए, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है, मेरे को फील्ड लाइन दिया हुआ है और बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए और बी में फील्ड और पोटेंशियल के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो देखिए, हम आपसे अगर हम सबसे पहला सवाल पूछें कि क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो आंसर होगा नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। मतलब फील्ड क्या है, फील्ड इज वेरिएबल, पक्का ना, फील्ड वेरिएबल है। वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं कि हमसे पूछा है पोटेंशियल और फील्ड का। तो ध्यान से देखो, तो आप जब पॉइंट ए से पॉइंट बी गए हो, कहाँ गए हो आप, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी गए हो तो आप मूव किए हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको पता है कि जब हम इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो क्या होता है मेरा, क्या बोलो, पोटेंशियल घटता है ना, पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आप सिंपल ऐसे बोलो कि पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी, पक्का ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आप जब फील्ड के जाते हो कहाँ पे, डायरेक्शन में, तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल के बारे में हमने कहानी बोल दिया। अब सेकंड क्या था, सेकंड था कहानी अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, तो पॉइंट ए पे क्या है, पॉइंट ए पे फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एंड पॉइंट बी पे फील्ड लाइंस आर, बोलो, लेस क्राउडेड ना। तो क्या होगा कि पॉइंट ए पे फील्ड का ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड देन पॉइंट बी। तो ये आपका होगा आंसर, सबको आया समझ में ना। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, a charged particle always move in the direction of electric field
इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखो फिर से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, फिर से क्या है आपका स्टेटमेंट ये फॉल्स है। देखो क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक ये आपने कोई फील्ड लिया है, मान लेते हैं कि मेरा फील्ड यूनिफॉर्म ही था और इसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो देखो क्या होगा कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स कहाँ आएगा, इस पे फोर्स आएगा इस तरफ। और अगर चार्ज आपका क्या है, अगर चार्ज था आपका निगेटिव, तब उस पे फोर्स कहाँ होगा, तब आपका फोर्स होगा जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या था कि इस केस में, पहले केस में क्या हुआ कि जिस तरफ फील्ड था मेरा चार्ज उस तरफ मूव किया था, लेकिन क्या इन सेकेंड केस आपका चार्ज कहाँ मूव किया है, जिस तरफ फील्ड था उसके जस्ट अपोजिट। तो आप यहाँ से भी सब समझ सकते हो कि आपका जिस तरफ फील्ड हो उस तरफ ही आपका चार्ज मूव करे, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया ना आपको। तो ये स्टेटमेंट आपका, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है आपका कि आपको तीन चार्ज दिया है, पॉइंट चार्ज Q1 Q2 और Q3, और उनके लिए आपको लाइन शो किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो किया है, और बोला है कि आप इनके नेचर और इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो। तो देखो साफ साफ क्या दिख रहा है आपको कि Q1 से और Q3 से चार्ज क्या हुआ है, लाइन्स क्या हुआ है, लाइन्स स्टार्ट हुआ है। तो क्या होगा, Q1 चार्ज होने वाला है पॉजिटिव, Q3 भी होने वाला है पॉजिटिव, और Q2 पे क्या हुआ है, Q2 पे वो लोग एंड कर रहा है, मतलब कि Q2 पे साइन आने वाला है नेगेटिव पक्का। तो ये हमने बात कर लिया उसके नेचर के बारे में। अब बात करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ध्यान दो कि क्या हुआ है कि Q1 से 6 लाइन स्टार्ट हुआ है, Q2 पे 6 लाइन एंड किया है, और Q3 से भी 6 लाइन ही स्टार्ट किया है। मतलब क्या है कि तीनों चार्ज में से सेम नंबर ऑफ लाइंस क्या है, एसोसिएटेड है। मतलब क्या होगा, तीनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड। मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, क्या होगा, सेम सेम होगा, तीनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन Q2 का नेचर होगा नेगेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन हमने कर लिया आपका ना। जल्दी से इसको कॉपी करो। कितने लोग का आंसर सही था? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि एकदम, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन सोना है, सोना हीरा हीरा टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन क्या, चलो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देखो क्या है कि ट्रेजेक्ट्री, या इसको हम लोग बोलते हैं पाथ फॉलोड of a charged particle is the same as a field line, is this statement is true or false। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा कहीं फील्ड लाइंस दिया हुआ है, आपको अगर ऐसा कहीं फील्ड लाइंस दिया है, और अगर इधर मान लो कोई एक चार्ज Q था, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये चार्ज का जो पाथ होगा, क्या इस चार्ज का जो पाथ होगा वो होगा सिमिलर एज द फील्ड लाइन, मतलब क्या मेरा चार्ज भी ऐसे ही कर्व पे मूव करेगा। ये हमने क्वेश्चन पूछा, ये हुआ मतलब ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि वो कौन सा पाथ फॉलो किया है। और क्वेश्चन ये है कि क्या कि जो पाथ, मतलब जो आपका क्या होगा, जो आपका फील्ड लाइंस होगा क्या वही होगा पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्या मेरा चार्ज पार्टिकल भी इसी पाथ पे जाने वाला है, इसी पाथ पे जाने वाला है। मेरा यही सवाल है, बोलो सब लोग एक बार सोचो तो, वीडियो को पॉज करके। सबने सोचा आंसर क्या मिला, देखो इसका आंसर फिर से होगा नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स है। देखो कैसे, अच्छा ध्यान दो, ये जो मेरा फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस क्या देता है, फील्ड लाइंस पे, मतलब कि फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमको मिलता है नेट फील्ड का डायरेक्शन। क्या मिलता है हमको, नेट फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा वेरी गुड, मतलब कि मान लो कि इस पॉइंट पर नेट फील्ड कहीं यहाँ आ रहा है, पॉइंट ए है। अब मान लो कि इस पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी आने वाला है इस तरफ फील्ड की तरफ, मतलब इसके फोर्स भी कहाँ आएगा, इस पे फोर्स भी इस तरफ आने वाला है। अच्छा देखो यहाँ से एक पॉइंट और आता है सामने कि इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे आप जो टेंजेंट आप करते हो ना ड्रॉ, तो उस तरफ होता है नेट फील्ड का क्या डायरेक्शन, और आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेट फोर्स भी उसी तरफ ही होता है। तो इसीलिए हम लोग फील्ड लाइन फोर्स लाइन बोल दिए उसको, क्योंकि फोर्स भी क्या था आपका, जिस तरफ फील्ड का था डायरेक्शन, फोर्स भी उसी तरफ हमको मिलता है। तो इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं ऐसा, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या हमने देखा कि इस पे जिस तरफ फील्ड आ रहा है उस तरफ फोर्स का आ रहा है डायरेक्शन। लेकिन मेरा एक सवाल तुमसे और है कि क्या ऐसा
जरूरी है कि जिस तरफ फोर्स लगता हो मेरा बॉडी का मूवमेंट भी उसी तरफ होगा? जरा सोचो तो, क्या ऐसा जरूरी है कि हम बॉडी पे जिस तरफ फोर्स लगे उस तरफ ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो? ऐसा जरूरी नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा क्या, कि फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी। जैसे मान लो कि अगर एक बॉल है और वो अगर हवा में हमने उसको, या मान लो कि हमने इसको ऊपर फेंका है। अब देखो क्या होता है कि हमने इसको फेंका ऊपर है, लेकिन इसे फोर्स कहाँ लग रहा है, इसे फोर्स लगता है mg। और, जो मेरा बॉडी है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है ऊपर। तो इसमें फोर्स तो था नीचे, लेकिन वो जा रहा है ऊपर। तो जिस तरफ फोर्स था उस तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं था। एक यहाँ से हम लोग सेकेंड जो इसका हो सकता है, बोलिए एग्जाम्पल, वो हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो क्या था कि हमने एक बॉल को ऐसे थीटा एंगल पे फेंका था, तो उसका पाथ कैसा आया था? देखो उसका पाथ कैसा आया था, उसका पाथ आया था पैराबोला। उसका पाथ क्या आया था? पैराबोला। लेकिन इस पे फोर्स कहाँ था? इस पे फोर्स हमेशा कैसा था, हमेशा इस पे फोर्स था नीचे। तो जिस तरफ फोर्स था उस तरफ मेरा बॉडी ट्रेवल नहीं किया था, तो वो उसका पाथ नहीं था। तो देखो यहाँ भी वही मेंशन किया हुआ है कि क्या जिस तरफ आपका फील्ड लाइंस होगा उस तरफ वो उसका पाथ होगा? नहीं। फील्ड लाइंस हमको देगा क्या, हमको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमको क्या देगा, हमको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन वो कभी भी वो मेरा पाथ नहीं बताता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड या फिर फील्ड लाइंस नेवर गिव्स द पाथ फॉलो बाय अ बॉडी। समझ में आया ना? वो कभी भी पाथ नहीं देता है। हाँ देखो, कुछ स्पेशल केस में, कुछ स्पेशल केस में वो आपको पाथ दे सकता है, हमेशा नहीं देगा। तो वो मैं आपको स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ कि कौन से केस में आपका जो होगा आपका, बोलिए, जो आपका होगा पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आपका होने वाला है पाथ ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑल्सो। तो देखो वो मैं अभी आपको जा रहा हूँ समझाने एक एग्जाम्पल से। देखिए हमने आपको समझाने के लिए यहाँ लिया है एग्जाम्पल, और हमने इस केस में फील्ड लिया है यूनिफॉर्म। क्या लिया है हमने? फील्ड लिया है यूनिफॉर्म। मतलब कि हर जगह वैल्यू भी सेम होने वाला है और हर जगह डायरेक्शन भी सेम होने वाला है। तो मान लो कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पाथ, अगर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी अगर मेरे चार्ज पार्टिकल ने फील्ड लाइंस का पाथ नहीं लिया है, तो अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो पक्का ही नहीं लेगा, ये तो श्योर है, पक्का ना। चलो तो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो हमने दो केस लिया है, एक में चार्ज Q1 लिया है और एक हमने चार्ज लिया है Q2। और चार्ज Q1 को हम रेस्ट से छोड़े हैं, मतलब पहले चार्ज Q1 पे कोई भी स्पीड नहीं था। तो देखो क्या होगा, अगर इस Q1 पे कोई भी स्पीड नहीं था, मतलब क्या होगा, और जैसे ही हमने इसको फील्ड में रखा तो इस पे एक लगेगा फोर्स, इस पे लगेगा फोर्स, और चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स इस पे इस तरफ ही आने वाला है। अब अगर इस तरफ फोर्स आएगा तो इस पे क्या होगा, इस पे क्या आएगा, जिस तरफ फोर्स है तो उस तरफ ही क्या होगा, उस तरफ ही इसमें आएगा एक्सेलरेशन। और मतलब कि जो इस पे अब ये वेलोसिटी गेन करने वाला है वो भी कहाँ आएगा, वो भी इस तरफ ही आएगा। पक्का ना? पक्का। अब देखो, अब क्या होगा कि अगर यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म था, मतलब कि ये जो मेरा ए है वो ए चेंज नहीं करने वाला है। पक्का ना? अगर फील्ड है यूनिफॉर्म तो आपका फोर्स नहीं चेंज करेगा, और फोर्स नहीं करेगा चेंज तो आपका ए चेंज नहीं करेगा। और अगर ए चेंज नहीं कर रहा है ना, मतलब कि अब ये जो मेरा, जो भी मेरा चार्ज पार्टिकल था, अब वो क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला है। मतलब कि अगर उसका ए एक्स में ही है तो क्या होगा, ये मेरा पार्टिकल अब एक्स में ही मूव करेगा। इसका स्पीड चेंज करेगा, क्या होगा, इसका स्पीड चेंज करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है। लेकिन वो एक्स में ही लग रहा है तो वो एक्स की तरफ ही मूव करेगा। मतलब यहाँ का क्या था, देखो यहाँ जिस तरफ फील्ड लाइन था वैसा ही मेरा क्या है, वह है पाथ हमको मिला है किसका, इस चार्ज का भी, वो भी ऐसा स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा। तो यहाँ पे ये केस आपका वैलिड हो गया कि जैसा फील्ड लाइन वैसा आपको पाथ मिल गया। लेकिन अब जरा सोचो इस सेकेंड केस में, देखो क्या हुआ है कि इस सेकेंड केस में हमने इस चार्ज Q2 को ना एक हमने स्पीड दे दिया है, इसको हमने दिया है स्पीड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलो क्या होगा कि जैसे ही हमने इसको फील्ड में रखा, अब क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, फिर से वही ना, फोर्स लगेगा जिस तरफ फील्ड है, क्योंकि हमने चार्ज दिया पॉजिटिव। अब जिस तरफ फील्ड था उस तरफ फोर्स लगा तो क्या होगा, अब एक तो आएगा इसमें क्या, एक इसमें आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल था उसका पहले स्पीड था y में, उसमें अब फोर्स लग रहा है x में। मतलब क्या होगा कि अब ये y में भी मूव करने वाला है और ये x में भी मूव करने वाला है।
मतलब कि इसका पाथ अब स्ट्रेट नहीं रहेगा, इसका पाथ अब स्ट्रेट नहीं रहेगा, इसका पाथ कुछ कर्व आने वाला है, इसका पाथ कुछ कर्व आने वाला है। मतलब देखो क्या हुआ, इस तरफ मेरा फील्ड लाइन क्या था, फील्ड लाइन था स्ट्रेट लाइन, लेकिन मेरा पाथ कैसा मिला हमको, इसका पाथ मिल गया है कर्व। मतलब यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल जो था वो फील्ड फील्ड लाइन वाला पाथ नहीं लिया है। तो इससे आपको देखो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड लेके समझाया है, तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए सही नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका फील्ड का चेंज करेगा डायरेक्शन, तो वहाँ तो पक्का आपका पाथ वो नहीं फॉलो करने वाला। ये सब कुछ समझ में आया ना। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल था, तो आप लोग ये सब बातें याद रखना कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है और आपने अगर उस चार्ज को रेस्ट से छोड़ा है, तब क्या होगा, तब वो फील्ड वाला पाथ, फील्ड लाइंस वाला पाथ फॉलो करेगा, और नहीं तो फॉलो नहीं करेगा। सबको आया ना समझ में। तो ये इसलिए बहुत ही एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। तो आज हमने फील्ड लाइन पे हमने स्टडी कर लिया, थ्योरी भी किया, और कुछ हमने क्वेश्चन भी कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरेटिकली ही आता है, तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ से आना था वो हमने देख लिया। अब इसका कहानी हम लोग एक बार फिर से लेके आएंगे जब हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लाइन्स ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं, हमने आपको वो भी सिखाया कि क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट गिव्स आल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। पक्का। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेना कहानी ये सब। और नेक्स्ट अब हम लोग आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कहानी है ना, वो आपका फील्ड लाइन से ही लिंक्ड है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेना। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे अच्छे से हम लोग उसको मचाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखना और इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो।